नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के विरासत, भारत के धर्म, भारत की मूल्य, भारत के जीवन, भारत के परंपराओं आदि से परिचय कराना है। वास्तविकता यह है कि संस्कृति का विषय ही मैंने क्यों चुना। तो संस्कृति के विषय चुनने के पीछे उद्देश्य जो है वह यह है कि भारत में संस्कृति के बारे में जो जानकारी है वह जानकारी छिपी हुई है। इसका मतलब है कि कुछ लोगों तक ही जानकारी सीमित है, जबकि भारत में जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुसार से भारत में सांस्कृतिक विरासत या संस्कृति के जीवन और मूल्यों की जानकारी जितनी होनी चाहिए उतनी हमें दिखने में प्राप्त नहीं होती है। तो खास करके हम लोग अगर युवा वर्ग को देखें तो युवा वर्ग में संस्कृति के प्रति रुझान जो है वह थोड़ा सा और भी कम है। जैसे बहुत सारे जीवन के मूल्यों को, परंपराओं को हम लोग जो है वह रूढ़ियाँ मानते हैं और मानते हैं कि हम ऐसा क्यों करें। निश्चित है युवा वर्ग हैं तो वो तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसना चाहेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन संस्कृति के कई पहलू हमारे तर्क और विज्ञान की कसौटी पर हैं तो, लेकिन वह जो है छिपे हुए हैं, यानी उसकी जानकारी जो है वह हमारे युवा वर्ग तक नहीं है। निश्चित है हमारे युवा वर्ग जो है वो बहुत प्रतिभावान हैं, बहुत उन्नत हैं, मस्तिष्क से बहुत जो है वह शार्प हैं। तो उनको अगर जो है वह हम इस प्रकार की बातों से रूबरू कराएं या परिचय कराएं कि इसके पीछे का तर्क क्या है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, तो निश्चित है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत, भारत के जीवन, भारत के मूल्य, भारत के धर्म में उनकी आस्था और सशक्त होगी। और इसी उद्देश्य के तहत मैं इस चैनल की शुरुआत जो है वह कर रहा हूँ। तो इस चैनल में मैं बहुत सारे विषयों को जो है वह उठाने वाला हूं और बहुत सारे विषयों में मैंने बताया कि उन विषयों की बात करें हम तो भारत के धर्म, पर्व, त्यौहार, कैलेंडर, मूल्य, परंपराएं, जीवन, विरासत, स्थापत्य, मंदिर, इन सब सारी बातों की चर्चाएं जो है वह करेंगे और सारी बातों को हम लोग तर्कपूर्ण ढंग से रखने का प्रयास करेंगे। और अगर संस्कृति की बात करें तो संस्कृति हमारे मूल कर्तव्य से भी जुड़ा हुआ है। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें भी हमें एक पंक्ति ऐसी मिलती है जिसमें संस्कृति और संस्कृति के विरासत के संरक्षण की बात जो है वह की गई है। आइए उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करें। देखिए ये हमारा जो है वह फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मूल जो है वह प्रति का जो है वह एक पिक्चर है और इसमें हम लोग जो है वह देखें तो लिखा हुआ है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। इसका मतलब है जो हमारा जो विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, उसका रिचनेस है, यानी जो उसका जो महत्ता है उसको जो है वह हमें प्रिजर्व करना है और उसका वैल्यू देना है, यानी उसका मान करना है। यह हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने भी हमसे यह अपेक्षा रखी है कि न सिर्फ हम अपनी संस्कृति का रक्षा करेंगे बल्कि संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, संस्कृति का मान सम्मान करेंगे। और वास्तविकता भी यही है कि दरअसल संस्कृति का मान सम्मान जो है वह करना ही चाहिए। और इसके पीछे का तर्क है कि संस्कृति ही हमें जो है वह एक गौरव जो है वह प्रदान करती है। संस्कृति किस प्रकार गौरव प्रदान करती है? तो दरअसल संस्कृति से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं वह हमें आंतरिक अचेतन अवस्था में सब कॉन्शियस माइंड से जो है वह हमें गौरव जो है वह प्रदान कर रही होती हैं। अब हम लोग जो है वह देखें कि संस्कृति की व्याख्याएं जो है वह होंगी। तो संस्कृति की व्याख्याओं में हम लोग जो है नाम जो है वह मैंने जो रखा वो अबाउट इंडिया। तो मैं पहले जिक्र कर दूं कि अबाउट इंडिया ही क्यों, क्योंकि संस्कृति का जिक्र है तो हो सकता है कि यह प्रश्न उठे कि क्यों नहीं जो है वह किसी भारतीय भाषा का नाम, क्यों नहीं हिंदी का नाम, ये अबाउट इंडिया क्यों। तो दरअसल हमारे यहाँ अभी जो है वह मैंने जो है वह बताया कि हमारे यहाँ कंपोजिट हेरिटेज और कंपोजिट कल्चर का जो है वह प्रिजर्वेशन है और जो इंग्लिश भाषा है वह भी कंपोजिट कल्चर का एक जो है वह पक्ष है।
इसका मतलब है अंग्रेजी भाषा आज के समय में कोई बाहरी भाषा के रूप में हम लोग उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं, बल्कि अंग्रेजी भाषा आज जो है वह भारतीय समाज में एक कंपोजिट कल्चर का जो है वह एक रूप ले चुकी है। और यही हमारे जो है वह युवा वर्ग को और ज़्यादा जो है वह आकर्षित भी करता है, और युवा वर्ग में हमारी जो अध्ययन प्रणाली है उसमें भी जो है वह अंग्रेजी भाषा का महत्व है। इसलिए दरअसल नाम जो है से हमें कोई बैर नहीं है, किसी भी जो है वह भाषा से हमें बैर नहीं है। इसलिए यह नाम हमने लिया ताकि यह नाम थोड़ा सा, मुझे जो है लगा कि यह नाम आज के युवा वर्ग के पीढ़ी को थोड़ा सा ज़्यादा जो है वह सूटेबल होता है। क्या कैसे सूटेबल होता है, जैसे जो है वह हम लोग बात करें समाज की, तो उन्हें उतना समझ में नहीं आता है जितना जो है सोसाइटी बोलने से समझ में आता है। हम लोग बात करें संस्कृति की, उतना समझ में नहीं आता है जैसे हम कल्चर बोले तो उसे उन्हें समझ में आ जाता है। हम बात करें स्थापत्य की, उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन आर्किटेक्चर बोले तो उनको समझ में आ जाता है। तो इसका मतलब जो है वह क्या है कि दरअसल हमारी जो अध्ययन प्रणाली है, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली में यह भाषा हमारे अंग अंग में जो है वह अब समाहित हो गई है और यह कंपोजिट कल्चर का हिस्सा बन गई है। चलिए हम लोग जो है वो संस्कृति की बात करेंगे तो निश्चित है कि जब संस्कृति, धर्म, पर्व आदि से बातें जुड़ती है तो उसमें आस्था जो है वह शामिल हो जाती है, और निश्चित है कि आस्था शामिल हो जाती है। और आस्था शामिल होती है तो निश्चित है कि एक जो है वह भय होता है, एक डर होता है कि कहीं किसी की आस्था, किसी की भावना जो है ठेस ना पहुँचे। तो मैं जो है इस बात का जो है पूर्ण रूप से आश्वासन देना चाहता हूँ कि मेरा यह कतई उद्देश्य नहीं है कि किसी की भावना, किसी भी संस्था की भावना, किसी भी संगठन की भावना, किसी भी व्यक्ति की भावना को किसी भी प्रकार से जो है वह ठेस पहुँचाया जाए, यह कतई उद्देश्य नहीं है। वास्तविकता है कि संस्कृति के जो पहलू की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ वह एक व्याख्या के अंतर्गत करने जा रहा हूं, यानी एक व्याख्या के अंतर्गत। ध्यान से समझिए, मैं जो करने जा रहा हूं वो क्या है, एक व्याख्या के अंतर्गत। इसका मतलब है कि और भी व्याख्याएं हो सकती हैं, और भी व्याख्याएं हो सकती हैं, और हमारे देश में विद्वानों की कोई कमी नहीं है, हमारे देश में जो है वो प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। वो जो है वो अलग अलग व्याख्याएं जो है वह कर सकते हैं। मैं सिर्फ उसकी एक व्याख्या जो है वह करने का प्रयास कर रहा हूं। इसका मतलब जो है वह ये है कि किसी भी बात को देखने का एक नज़रिया हो सकता है। जैसे मैं किसी चीज़ को अगर 6 के रूप में देख रहा हूं तो हो सकता है कोई जो है वह दूसरा व्यक्ति उसे 9 के रूप में देख रहा होगा, 9 के रूप में जो है वह देख रहा होगा। यानी मेरे दृष्टिकोण में अगर 6 है तो दूसरे के दृष्टिकोण में 9 है, या मेरे दृष्टिकोण में अगर वह 9 है तो दूसरे के दृष्टिकोण में वह 6 हो सकता है। इसका मतलब है कि मैं जो बताने जा रहा हूं वह केवल एक व्याख्या मात्र है। अब आइए जो है वह इस व्याख्या के संदर्भ में मैं फिर से जो है वह बता दूं कि अगर फिर भी मेरी किसी भी बात से किसी को भी कोई जरा सा भी कोई आहत होती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। अग्रिम रूप से मैं क्षमा प्रार्थी जो है वह हूं, क्योंकि यह कतई उद्देश्य जो है वह नहीं है। वास्तविकता यह है कि मैं इसलिए भी क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि मैं एक सामान्य शिक्षक हूं, और एक सामान्य शिक्षक हूं तो मेरी जो अपनी समझ है उस समझ के आधार पर ही मैंने जो है संस्कृति के सारे तत्वों की व्याख्या करने का जो है वह प्रयास जो है वह किया है। तो इसमें कई जो है वह त्रुटियां भी हो सकती हैं, हो सकता है कहीं स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो जाए, कहीं हो सकता है वर्तनी की जो है वह त्रुटि हो जाए, कहीं हो सकता है बोलने में जो है वह हो सकता है कि मैं शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाऊँ। इन सभी बातों के लिए, सभी चीज़ों के लिए मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ। और हम लोग का मूल उद्देश्य वास्तव में संस्कृति के बारे में रूबरू कराना, और चूँकि मेरे पास संसाधन सीमित हैं इसलिए संसाधन सीमितता में मैं यह नहीं कर सकता हूँ कि जो वीडियो है उस वीडियो को पूरी तरीके से एडिटेड फॉर्म में जो है वह लाया जाए, बल्कि ये जो सारा वीडियो बन रहा है ये अनकट है। और यानी कि इसका मतलब है कि हम इसको एक लगातार क्रम में बनाया जा रहा है और उसको जो है वह जो हूबहू जैसे है उसी फॉर्मेट में जो है वह डाल दिया जा रहा है। ये अनकट जो है वह वीडियो यानी कि लगातार क्रम में जो है रिकॉर्डिंग किया गया है। तो इस प्रकार क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं हैं कि हम लोग उसके बारे में जो है वह सोच सकें कि उस पर उतनी जो है वह धन की खर्च किया जा सके। खैर चलिए, जो भी बात है, हमारा जो वह मूल उद्देश्य जो है वह क्या है, तो मूल उद्देश्य है संस्कृति के बारे में बताना। और कैसी व्याख्या करना, तो तर्कपूर्ण व्याख्या करना।
तो तर्कपूर्ण व्याख्या करना, विज्ञान के साथ व्याख्या करना, तो आइए जो है वह हम लोग इसमें व्याख्या में तर्क, विज्ञान, गणित सभी को शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो हम लोग इसको उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि क्या है। जैसे हम लोग जो है वह एक उदाहरण लिया हमने दाह संस्कार, क्रीमेशन। हमारे यहाँ क्रीमेशन की मेथडोलॉजी है और क्रीमेशन की यह तस्वीर जो है वह कई लोगों ने जो है वह देखी भी होगी। कुछ जो है वह नदी के तट पर देखे होंगे, कुछ जो है फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन यह क्रीमेशन की तस्वीर देखी होगी। क्रीमेशन में जो है वह देखिए, मैं इसका एक इन्वायरमेंटल जो है वह जो एनालिसिस हो सकता है, उस इन्वायरमेंटल एनालिसिस को करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो हमारे यहाँ क्रीमेशन होता है, इसमें हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। और आज जो है हम लोग जो है वह दरअसल लगातार ही जो है वह पर्यावरण आदि के हितों की रक्षा जो है वह की बात करते हैं, तो उसमें इस बात का अक्सर विरोध होता है कि ऐसे लकड़ियों को क्यों बर्बाद किया जाए, या लकड़ियाँ वाली जो प्रणाली ही है वही जो है वह दरअसल सही प्रणाली नहीं है, यानी जो क्रीमेशन है, क्रीमेशन की प्रणाली ही सही नहीं है। तो आइए जो है वह एक तो क्रीमेशन के अलावा एक्चुअल में जो शव को खत्म करने की, या शव जो होते हैं डेड बॉडी को न्यूट्रलाइज करने की, डिकम्पोज करने की दूसरी जो प्रणाली क्या है, एक तो जो है वह ये क्रीमेशन है। दूसरी प्रणाली हम लोग जो है वह देखें तो ये है बुरियल मेथडोलॉजी। और ये जो है मैंने जो है एक अरब देश से जो है वह, अरब देश का जो है वह एक कब्रगाह की तस्वीर जो है वह ली है कि वहाँ कब्र जो है वह होते हैं, वो इस प्रकार से होते हैं। अब देखिए कि हमने जो है वह कहा कि भारत में क्रीमेशन है और अरब जो है वह अरब देशों में, यानी जहाँ पर इस्लाम है, इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म में हम लोग जो है वह देखते हैं कि यहाँ बुरियल मेथडोलॉजी है। तो आखिर भारत में क्यों जो है वह दाह संस्कार की प्रणाली हुई और जो है अरब जैसे देशों में या इस्लाम धर्म के अंदर बुरियल की मेथडोलॉजी ही क्यों जो है वह हुई, क्यों जो है वह क्रीमेटरी जो है वह बनाए गए, इसके पीछे का तर्क समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, ये भारत के जंगल की एक आम तस्वीर है और यह भारत में यह जो एक फॉरेस्ट एरिया है, यह फॉरेस्ट एरिया कहीं भी मिल सकता है, यानी भारत में यह कॉमन जो है वह चित्र है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक ही स्टेट में मिलेगा, हर स्टेट में यह हमें प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन जब हम अरब देशों की तस्वीर देखें तो अरब देशों की तस्वीर हमें यह दिखाई देती है। यह भी जो है सऊदी अरेबिया के एक डेजर्ट का है। हम लोग जानते हैं कि इस्लाम धर्म का उदय जो है वह कहाँ हुआ, तो वह अरब की धरती पर हुआ। अब गौर करके देखिए, हमें डेड बॉडी को डिकम्पोज करने की दो ही मेथडोलॉजी है, या तो जो है वह क्रीमेशन जो है वह करें, यानी उसको जलाएं, या जो है वह बुरियल करें, उसे जो है वह जमीन के अंदर हम इसे दफना दें। तो दो ही मेथडोलॉजी है। तो अब गौर करके देखिए, जहां पर लकड़ियां उपलब्ध हैं, जहां फॉरेस्ट है यानी भारत, वहीं पर जो है वह क्या मेथडोलॉजी आई, तो क्रीमेशन की मेथडोलॉजी आई। और जब जिस क्षेत्र में कोई फॉरेस्ट है ही नहीं, तो ये तो कल्पना के बाहर है ना, तो ये कल्पना के बाहर है, तो वहाँ पर मूल्य का, परंपराओं का विकास ही जो है वह कैसे होगा, तो उसका जो विकास होगा उसके पर्यावरण का प्रभाव देखा जाएगा। इसलिए इस्लाम के अंदर पर्यावरण का प्रभाव जो है वह देखा गया, जबकि जो है भारत में भी जो है वह पर्यावरण का प्रभाव देखा गया। तो ये पर्यावरण ही बता रहा है कि बुरियल मेथडोलॉजी होगी। अब जो है वह हम लोग जो है वह ये क्रीमेटरी भारत का है। तो अब गौर करके देखिए कि भारत की क्रीमेटरी में भी जो है वह पेड़ पौधे जो है हमें दिखने को मिलते हैं। भारत की क्रीमेटरी में भी, कब्रिस्तान में भी जो है वह हमें पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, जबकि अरब देशों में हम कहाँ से जो है वह पेड़ पौधों की कल्पना कर सकते हैं। अरब देशों में हम पेड़ पौधों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ये पर्यावरण से जुड़ता है, यानी दाह संस्कार की प्रणाली अगर विकसित होती है संस्कृति में, तो वह उसका जो पर्यावरण है, यानी कि जो भौतिक पर्यावरण है जो प्रकृति ने दिया है, उस प्रकृति के आधार पर ही जो है वह दरअसल ऐसी परंपराओं का विकास होता है। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं कि भारत में क्यों नहीं बुरियल मेथडोलॉजी अपना ली गई। क्योंकि जब भारत में भी तो
क्रिमेटरी ही क्यों अपनाई गई? भारत में भी जो है वह अपनाया जा सकता था ना कब्रिस्तान। लेकिन भारत के अगर ग्रामीण क्षेत्र को देखें तो यह भारत के ग्रामीण क्षेत्र की एक आम तस्वीर है। और आम तस्वीर का मतलब है कि ऐसी कृषि भूमि हम लगातार कहीं ना कहीं जो है वह देख रहे होते हैं। अगर ऐसी कृषि भूमि जो है वह है, और मान लीजिए कि अगर बुरियल मेथडोलॉजी हम अपना लेते हैं तो क्या होगा? लगातार बुरियल मेथडोलॉजी से जो है वह क्या होगा, अगर हजारों हजार साल से लोग जो है वह यहाँ अगर मरेंगे और उनको जो है वह हम जो है कब्र जो है वह बनाते चले जाएं जहाँ जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कृषि भूमि का क्षेत्रफल जो है वह क्या होगा, तो लगातार घटता चला जाएगा। कृषि भूमि का क्षेत्रफल जो है वह क्या होगा, लगातार घटता चला जाएगा। और हजारों साल में जो है वह इतनी कृषि भूमि होती ही नहीं, बचती ही नहीं। तो इसका मतलब है कि जहाँ कृषि भूमि क्षेत्र होती है, जहाँ उपजाऊ भूमि क्षेत्र होता है, वहाँ पर जो है वह बुरियल मेथडोलॉजी कभी भी जो है वह स्वीकार नहीं होता है। यह दरअसल पर्यावरण, यानी पर्यावरण ने जो है वह इस प्रकार की स्थिति दी जिससे जो है वह हम इससे बचते रहे, या जो है वह हमने जो है वह एक नई विधि या दाह संस्कार की विधि या जो है शवों को जलाने की विधि को हमने स्वीकार जो है वह किया। संस्कृति के तत्वों में केवल जो है वह हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि पर्यावरण का ही प्रभाव होता है। दरअसल संस्कृति के विकास में पर्यावरण के अलावा अन्य कई जो है वह तत्व होते हैं, उनका भी प्रभाव होता है और कई चीज़ें जो है वह उसमें लागू भी की जाती हैं। आइए जैसे हम लोग देखने का प्रयास करें कि स्थापत्य में जो है वह कैसे भौतिकी का प्रयोग किया गया है, भौतिकी यानी फिजिक्स का प्रयोग किया गया है। अब देखिए गौर करके देखिए, एक जो है वह ये इमारत हमने ली और ये इमारत में दरअसल जो है वह आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि ये एक मस्जिद या मॉस्क की इमारत है, ठीक है। अब एक मॉस्क है, मॉस्क में डोम जो है बना हुआ है। अब मुद्दा ये है कि हम लोग अगर किसी भारत में मंदिर की स्थापत्य को देखें तो मंदिर का स्थापत्य जो है वह में हमें शंक्वाकार यानी जो है वह पिरामिड नुमा जो है वह दिखता है, ठीक है, या फिर जो है आप देखिए ये रेक्टेंगुलर दिखता है, ये भारत के मंदिर। तो भारत के मंदिर में ये और यहाँ पर डोम, क्यों डोम ही क्यों? मुद्दा है कि डोम ही क्यों। तो आइए देखिए प्रयास करें हम लोग। देखिए जैसे ये डोम, इस्लाम धर्म का जो विकास हुआ वो इस्लाम धर्म का विकास कहाँ हुआ? तो अरब क्षेत्र में, अरब क्षेत्र में, ठीक। अब गौर करके देखिए अरब क्षेत्र जो है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखा था कि डेजर्ट ही डेजर्ट, और अगर डेजर्ट ही डेजर्ट जो है वह अरब क्षेत्र में है, ये जो है वह अरब क्षेत्र में डेजर्ट, तो यहाँ पर जो है वह क्या है कि किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाना हो या किसी दूर की यात्रा जानी हो तो लैंडमार्क्स की कमी होती है, यानी पहचानने वाली जो इमारतें होती हैं या पहचानने वाले जो स्थान होते हैं उनकी कमी होती है। हम लोग जैसे जो है हमारे देश में जो है वह आइए और हम लोग जो है वह बात करें कि आपका गांव कहाँ है, तो आप सड़क से उतरिएगा, सड़क से जो है वह उतरने के बाद जो है वह जो एक छोटा सा नदी मिलेगा, उस नदी के जो है वह दाहिने तरफ हमारा गांव है। कोई कहेगा कि आप जो है जैसे ही सड़क से उतरिएगा उसके बाद सामने पीपल का पेड़ मिलेगा, उस पीपल के पेड़ से जो है वह आप बाएं मुड़ जाइएगा, उसी सड़क पर जो है वह आगे चलिएगा, हमारा गांव है। कोई कहेगा कि जो है वह आप जैसे ही जाइएगा एक पहाड़ी दिखेगी, पहाड़ी से जो है कि पहाड़ी के पहले ही आपको जो है वह दाहिने हाथ को रास्ता मिलेगा, वही मेरे गाँव को चला जाएगा। इसका मतलब है कि प्रकृति ने हमें लैंडमार्क्स दिए हैं। लेकिन अरब देशों में क्या है? अरब देशों में यहाँ लैंडमार्क्स का अभाव है। अब वो क्या बताएगा कि इस बालू के टीले से जो है वह आप मुड़ जाइएगा, क्यों? क्योंकि बालू का टीला आज यहाँ है, कल जो है वह वहाँ जो है वह शिफ्ट हो जाएगा। सैंड ड्यून्स जो है वह शिफ्ट होते रहते हैं, तो बालू के टीले जो है वह हैं वो तो शिफ्ट हो जाएगा, तो लैंडमार्क्स तो हो नहीं सकता है। तो दरअसल जो इमारतें होती हैं उन इमारतों को लैंडमार्क्स के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, उन इमारतों को लैंडमार्क्स के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। और जैसे ये हम मॉस्क, तो मॉस्क है, मॉस्क का डोम, मॉस्क का डोम जो है वह गुंबदाकार जो है वह जो बना, वह क्यों बना? क्यों वहां के स्थापत्य में गुंबद का आकार ही क्यों? तो देखिए क्या है, इसको लैंडमार्क के रूप में यूज करना था, और अगर लैंडमार्क के रूप में यूज करना था तो यहाँ ये गुंबद की आकृति होने से एक फायदा जो है वह यह इसको मिल रहा है कि यहाँ पर किसी भी दिशा से लाइट का जो है वो रिफ्लेक्शन का एंगल बन सकता है। किसी भी दिशा से जो है वह देखिएगा तो लाइट का रिफ्लेक्शन यहां होना तय है, और जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तभी वो विजिबल होगा। इसका मतलब है कि यह जो है
किसी भी दिशा से सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी अगर कोई इमारत हो सकती है तो वह डोम हो सकती है। यह स्ट्रक्चर यहाँ पर से जरूरी नहीं है कि हर जगह से लाइट का रिफ्लेक्शन हो ही जाए, इस स्थान से नहीं होगा, लेकिन डोम से जो है वह क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होना ही होना है। और जितना अधिक लाइट का रिफ्लेक्शन होगा उसकी विजिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो हमें यूज़ किसके लिए करना था, लैंडमार्क्स के लिए यूज़ करना था। तो लैंडमार्क्स के लिए यूज़ करना था, तो इसलिए इसे जो है वह सेमी सर्किल शेप में रखा गया। ऊपर जो है वह एक स्फीयर का जो है वह हेमीस्फीयर जो है वह कहा जाए, हेमीस्फीयर के शेप में रखा गया, ताकि वह जो है पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन जो है वह के कारण ऐसा जो है वह स्थापत्य जो है वह आया। जबकि हम लोग अगर जो है वह भारत के स्थापत्य में देखें तो यहाँ लैंडमार्क्स की ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसे लैंडमार्क्स की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए यहां गुंबद आकार की आकृति जो है वह जब तक इस्लाम नहीं आता है तब तक जो है वह नहीं आई, यानी इस्लाम धर्म के आने के बाद ही जो है वह आई, उसके पहले इस्लाम धर्म के आने के पहले इसकी आवश्यकता ही नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने डेकोरेटिव पीसेस जो है वह बनाए, और उनके यहाँ जो है वह इसकी आवश्यकता थी रिफ्लेक्शन की, इसलिए जो है वह उस डोम के ऊपर कोई डेकोरेशन नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि अगर डेकोरेशन किया जाएगा अगर उस डोम के ऊपर ऐसा, तो फिर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वह कमजोर हो जाएगा, और जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कमजोर हो जाएगा तो उसकी विजिबिलिटी कमजोर हो जाएगी। तो इसका मतलब है इसीलिए वहाँ सादी इमारतें जो है वह बनाई गई। इसी प्रकार जो है वह आप देखिएगा इस्लाम में मीनारेट्स का प्रयोग किया जाता है। मीनारेट्स का भी प्रयोग जो किया जाता है, यानी मीनारों का प्रयोग, यह भी जो है वह दरअसल एक प्रकार का लैंडमार्क है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने लैंडमार्क्स कम दिए हैं, और प्रकृति ने लैंडमार्क्स कम दिए हैं तो जो है वह मानव ने खुद अपने लैंडमार्क्स बनाए, और उसके हिसाब से स्थापत्य जो है वह आया। तो इसका मतलब है कि भौतिकी की संकल्पना भी जो है वह संस्कृति के विकास में, संस्कृति के पहलुओं के विकास में जो है वह मददगार साबित होती है। आइए जो है वह अब एक और जो है वह एस्पेक्ट्स देखते हैं। देखिए त्योहारों में जो है वह गणित यानी मैथमेटिक्स का भी जो है वह प्रयोग होता है। अब यह जो है वह बड़ा सुनने में अटपटा सा लगेगा, लेकिन ऐसा हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा होता है। आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे यहाँ एक त्यौहार मनाई जाती है, जिस त्यौहार को हम लोग जो है वह कहते हैं तीज। महिलाओं का त्यौहार है, और महिलाओं का त्यौहार तीज, और ये जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मनाई जाती है। जैसे जो है आप अगर जो है राजस्थान की बात करें तो राजस्थान, इसके बाद जो है वह एमपी की बात करें, और कुछ हद तक गुजरात के हिस्सों में यहाँ तीज मनाई जाती है। और ये तीज जो होती है उसे हम लोग कहते हैं हरियाली तीज। क्या कहते हैं? हरियाली तीज। ये हरियाली तीज कब मनाई जाती है? तो ये श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो है वह तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज कब मनाई जाती है? राजस्थान, एमपी, गुजरात में श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। जबकि अगर जो है वह हम लोग बिहार की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड की बात करें, ठीक है, ईस्टर्न यूपी की बात करें, इन सभी जगह पर तीज जो मनाई जाती है वो हरतालिका तीज मनाई जाती है। हरतालिका तीज मनाई जाती है। और ये जो है वह कब मनाई जाती है? तो ये भाद्रपद, यानी जिसे हम भादों का महीना कहते हैं, भाद्रपद माह में, और यह भी जो है वह कब? तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को। इसका मतलब है कि हरियाली तीज और जो है हरतालिका तीज में कुल एक माह का अंतर होता है। यह जो है श्रावण के महीने में, और यह भाद्रपद के महीने या भादों के महीने में जो है वो मनाई जाती है। और ये शुक्ल पक्ष की तृतीया है क्या? तो आइए देखिए, चंद्रमा के जो है वह फेजेस को अगर देखें, इस फिगर में हमें चंद्रमा के फेजेस को, डिफरेंट फेजेस जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो चंद्रमा के फेजेस यानी फेजेस ऑफ मून को अगर देखने का प्रयास करें तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह सन है, और यहाँ पर ये अर्थ जो है वह की स्थिति देख रहे हैं, और ये जो है वह मून। तो मून जो है वह हम लोग ये मालूम है कि एक माह में इस प्रकार से जो है वह सर्कुलर ये रिवोल्यूशन करता है या परिक्रमण करता है।
तो यह जो दशा है यहाँ पर मून की, यह न्यू मून की, जहाँ पर न्यू मून मतलब कि अमावस्या, इसलिए जो है वह यहाँ पर चांद नहीं दिख रहा है। और अमावस्या से जो पूर्णिमा, यह फुल मून का है, फुल मून है, तो यहाँ पूर्णिमा, तो इसी को जो है हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं। इसी पक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं, आधे मास को। ये आधे मास है, आधा चंद्रमास, उसको एक पक्ष कहते हैं। और शुक्ल पक्ष की तृतीया, दोनों ही जो है वह त्योहारों में क्या है? शुक्ल पक्ष की तृतीया। तो शुक्ल पक्ष की तृतीया जो है वह क्या है? तो शुक्ल पक्ष की तृतीया का जब हम अगर जो है वह देखने का प्रयास करें तो यह है शुक्ल पक्ष की तृतीया। शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी चंद्रमा जो है का जो वैक्सिंग क्रिसेंट स्टेज, वैक्सिंग क्रिसेंट स्टेज जो है वह शुक्ल पक्ष की तृतीया है। अब वैक्सिंग क्रिसेंट स्टेज में तीनों जो सेलेस्टियल बॉडी हैं, यानी सन, अर्थ और मून, ये तीन सेलेस्टियल बॉडी हैं, आकाशीय पिंड है। तीनों सेलेस्टियल बॉडी के बीच जो है जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 45 डिग्री का एंगल बनता है, 45 डिग्री का एंगल बनता है। और मान लीजिए कि जो है वह हमें, मान लीजिए कोई सामान, जैसे मान लीजिए ये सामान, इस सामान को मुझे फेंकना है, कहीं दूर जो है फेंकना है, तो मैं मान लीजिए कि यहाँ जो है वह ऊपर उछाल दूँ तो यह ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। यह जो है इस प्रकार फेंकूँ पैरेलल, सरफेस के पैरेलल, तो यह डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। यह मैक्सिमम डिस्टेंस कब कवर करेगा? तो मैक्सिमम डिस्टेंस तभी कवर करेगा जब यह 45 डिग्री के एंगल में जो है मैं फेंकूंगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब है मैक्सिमम डिस्टेंस का रिलेशन किससे है? 45 डिग्री से। और देखिए यहां पर मैक्सिमम जो है जो लेंथ ऑफ एज है, ये त्योहार जो करते हैं महिलाएं, वह क्या करते हैं? तो अपने जो है जो बेटर हाफ हैं, यानी अपने जो है बेटर हाफ यानी कि जो अपने पति हैं, उनके जो है दीर्घ आयु के लिए, उनके लंबी आयु के लिए, तो इसका मतलब है 45 डिग्री के प्रोजेक्शन से अगर फेंका जाए तो सबसे मैक्सिमम कवर करता है। इसीलिए 45 डिग्री के एंगल पर ही दरअसल मैक्सिमम आयु की संकल्पना का विकास हो पाया, यानी उसी समय मैक्सिमम आयु जो है वह मिलेगी, ऐसी हमारी मान्यता डेवलप हुई। इसका मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स का प्रयोग किया गया, हमारे त्योहारों के मनाने में भी जो है वह मैथमेटिक्स का प्रयोग किया गया है। आइए इसकी एक और व्याख्या हो सकती है। एक और व्याख्या जो है वह क्या है? तो एक और व्याख्या देखिए, यही वैक्सिंग क्रिसेंट स्टेज, यही शुक्ल पक्ष की तृतीया या शुक्ल पक्ष की तृतीया है। चाहे वो श्रावण मास का हो, चाहे वो भाद्रपद माह का हो, ये जो वैक्सिंग क्रिसेंट का जो स्टेज है वो ऐसा ही जो है वह हमें दिखाई जो है वह देता है। तो जो वैक्सिंग क्रिसेंट का जो मून है, यह जो है वह क्या है? ग्रोइंग मून को बता रहा है। यह किसको बता रहा है? ग्रोइंग मून को बता रहा है। तो जब ग्रोइंग मून होता है तो जो है ग्रोइंग यानी ग्रोथ को बता रहा है, तो इसलिए उससे भी जोड़ने का प्रयास किया गया है कि जो है वह हमारे जो बेटर हाफ हैं, यानी जो हमारे पति हैं, उनकी आयु जो है वो ग्रोथ करती रहे। तो इस प्रकार की संकल्पनाएं जो है वह हमारे पर्व त्योहारों के पीछे भी जो है वह देखने को मिलती हैं। अब संस्कृति क्यों जरूरी है? आइए तो हमने जो है ये बताया कि एक छोटा सा पृष्ठभूमि हमने दिया कि किस आधार पर हम लोग जो है वह आगे सभी चीज़ों की चर्चाएं जो है वह करने जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज तो यह जो है वह एक संकल्पना के बारे में मैं बताने वाला हूं। आज संकल्पना बता रहा हूं कि हम लोग अबाउट इंडिया चैनल का उद्देश्य क्या है, इसको केवल डिस्कस कर रहा हूँ। आगे हम लोग जो है वह हर एक विषय पर, हर एक पर्व त्योहारों पर, हर एक कैलेंडर पर, हर एक धर्म पर, हर एक जो है वह रीति रिवाजों पर, हर एक परंपराओं पर, हर एक मूल्यों पर, हर एक मंदिर पर, हर एक भारत के स्थापत्य पर, ऐसे ही तर्क, विज्ञान और गणित आदि की व्याख्याओं के साथ ही जो है वह हम लोग आएंगे, यूं ही जो है वह नहीं आएंगे। अब आइए जो है वह देखिए संस्कृति के बारे में जानकारी क्यों जो है आवश्यक हो जाती है। संस्कृति के पहलुओं को अगर देखिए तो जो तस्वीर मैंने लगा रखी है अभी अपने जो है स्क्रीन पर, इन तस्वीरों से सब लोग परिचित हैं। कमला हैरिस, सत्या नाडेला, सुरेंद्र पिचाई, कल्पना चावला। मैंने कुछ जो है वह सिंबॉलिकली नाम लिया और इन सिंबॉलिकली नाम में जो है वह आप लोग भी जो है वह यह जान रहे हैं कि ये कौन हैं। इनके परिचय की जो है वह कोई जो है वह जरूरत नहीं है, ये परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन गौर करके जो है वह देखिएगा संस्कृति क्यों आवश्यक है। क्यों? क्योंकि संस्कृति से आपका जो जुड़ाव है वह जुड़ाव जो है आपकी मृत्यु तक ही नहीं, बल्कि आपके मृत्यु के पश्चात भी आपका संस्कृति से जुड़ाव है। आपके जन्म के साथ ही संस्कृति से जुड़ाव जो है वह प्रारंभ हो जाता है। जैसे आज भी देखिए ये कल्पना चावला अब रही नहीं, हमारे बीच नहीं है,
लेकिन आज भी जब इनका नाम आता है तो इनका नाम जब आता है तो लिखा हुआ होता है इंडियन ओरिजिन यूएस सिटीजन कल्पना चावला, भारतीय मूल की कल्पना चावला। इसका मतलब क्या है? ये क्या अपनी मरने के बाद भी, अपनी मृत्यु के बाद भी भारतीय संस्कृति से जो है वह पृथक हो पाई? नहीं हो पाई। सुरेंद्र पिचाई के बारे में जब भी खबर जो है वह छपती है तो लिखता है भारतीय मूल। ये भारतीय मूल, गूगल के सीईओ हो गए हों, लेकिन ये भारतीय मूल, इंडियन ओरिजिन। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के जो है वह सीईओ सत्या नाडेला की बात करें तो वह भी जो है वह हम लोग बात करते हैं भारतीय मूल, इंडियन ओरिजिन। और कमला हैरिस जो है वह वाइस प्रेसिडेंट जो है वह बनी अगर यूएस की, तो वह भी हम लोग जो है वह यहाँ खुशियाँ मना रहे थे। क्यों? क्योंकि भारतीय मूल की महिला जो है वह वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट बनी। इसका मतलब जो है वह क्या है? इसका मतलब यही है कि जो संस्कृति है, संस्कृति से जो जुड़ाव है हमारा, वह संस्कृति से जुड़ाव जो है वह कभी खत्म नहीं होगा, पूरे जीवन पर्यंत खत्म नहीं होगा। यानी प्रकृति ने जहां आपको जन्म दिया है, जिस संस्कृति में जन्म दिया है, उस संस्कृति से आप हमेशा जुड़े हुए रहेंगे पूरे जीवन भर और अपनी मृत्यु के बाद भी। तो क्यों ना ऐसे संस्कृति पर हमें गर्व करें? क्यों ना हम ऐसे संस्कृति पर हमें गर्व करना चाहिए? संस्कृति तो गर्व की चीज ही है, इसलिए हमें निश्चित तौर पर गर्व करना चाहिए ऐसी संस्कृति पर। अब जो है वह संस्कृति के तत्व में जो है वह देखिए कि भारतीय जो है वह संस्कृति का विकास जो है आखिर जो हम लोग बात कर रहे हैं, जिसकी भारतीय संस्कृति के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, इस भारतीय संस्कृति का विकास कैसे हुआ। भारतीय संस्कृति के विकास के पहलुओं में अगर हम लोग देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही जो है वह दरअसल भारत की संस्कृति के विकास के चिन्ह हमें जो है वह लक्षण हमें मिलने लगते हैं। चाहे वह नगर निर्माण प्रणाली हो, चाहे जो है वो वहाँ उस समय जो है वह मातृ देवी की पूजा हो, या उस समय पशु पूजा हो, या उस समय पशुपति की पूजा हो, यह जो है हमें संस्कृति के तत्व जो है वो उस समय से ही जो है वह मिलने लगे थे। उस समय में ही जो है वह हमें श्रृंगार दान मिलता है, उस समय ही हमें चूड़ियाँ मिलती हैं, उस समय ही जो है वह हमें सिंदूर की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब है कि जो संस्कृति के पहलू आज हम भारतीय समाज में देख रहे हैं वह इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो है वह थे, आईवीसी के काल से थे। आरवीसी यानी ऋग्वैदिक कल्चर, ऋग्वैदिक कल्चर की बात करें हम तो भारत में जो आज हम विवाह देखते हैं, जैसे आप लोगों ने भी कई बार विवाह जो है वह देखा होगा, विवाह में सप्त फेरा होता है, विवाह में कन्यादान होता है, विवाह में सिंदूर दान होता है। क्या दिमाग में एक प्रश्न नहीं आता है कि यह परंपरा भारत में कब से प्रारंभ हुई, या भारत में यह परंपरा कब से शुरू हुई? तो उसका सिंपल सा आंसर है कि ऋग्वैदिक कालों से जो है वह भारत में जो है ये सप्त फेरा प्रारंभ हुआ। ऋग्वैदिक कालों से भारत में कन्यादान जो है वह की परंपरा प्रारंभ हुई। ऋग्वैदिक कालों से जो है वह हम सिंदूर दान की परंपरा जो है वह देखते हैं। तो लेटर वैदिक युग जो एलवीसी है, लेटर वैदिक युग में ही जो है वह दरअसल सबसे पहले दर्शन की परंपरा प्रारंभ होती है और उपनिषदों में हमें दर्शन प्राप्त होता है। और उपनिषद का दर्शन जो है वह 6th सेंचुरी बीसी तक आकर परिपक्व हो चुका था। उपनिषद का दर्शन 6th सेंचुरी बीसी तक आते आते परिपक्व हो चुका था। धर्म इसके पहले प्रारंभ हो गया और कहा जाता है कि इस 6th सेंचुरी बीसी तक आते आते जो दर्शन जो है वह हमारे यहाँ परिपक्व हो जाता है, तो धर्म में दर्शन का प्रवेश हो जाता है। और जब धर्म में दर्शन का प्रवेश हो जाता है तो कहा जाता है कि वास्तव में धर्म के अंदर आत्मा का प्रवेश हो गया। इसका मतलब है दर्शन विहीन धर्म जो है वह जो है मात्र शरीर है, दर्शन विहीन धर्म मात्र शरीर है, और दर्शन युक्त धर्म जो है वही दरअसल जो है वास्तव में जीवंत है। इसलिए जीवंत जो है वह धर्म को अगर जीवंत कभी हुआ तो धर्म हमारा जीवंत हो जाता है 6th सेंचुरी बीसी में। हम लोग जो है वह उसके बाद अगर मौर्य काल की जो है वह बात करें तो मौर्य काल में पहली बार जो है वह संस्कृति ने सभ्यताओं के दौर में जो है वह प्रवेश किया, और संस्कृति में सभ्यताओं के दौर में प्रवेश किया। और आज भी जो है वह बहुत सारी जो है वह हम विधियां, बहुत सारी परंपराएं, यहाँ तक कि शासन की विधियां भी हम लोग जो है वह ढूंढते हैं तो अर्थशास्त्र में हमें मिल जाता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मिल जाता है। आज भी जो है वह देखिए कि भारत में जो है वो जो शासन का विभाजन है, यानी सबसे पहले केंद्र के नीचे जो है वह राज्य के नीचे जो है वह हम लोग कमिश्नरी जो है वह या मंडल जो है वह कहते हैं, मंडल के नीचे जो है वह जिला के नीचे जो है वह सब डिवीजन के नीचे जो है प्रखंड जो है वह या ब्लॉक जो है वह कहते हैं, और जो है वह प्रखंड के नीचे गांव। 7 डिवीजन जो है वह होते हैं शासन के, और यही 7 डिवीजन जो है वह हमें मिलते हैं मौर्य काल में। मौर्य काल में भी साम्राज्य से गांव के बीच में 7 डिवीजन थे। इसका मतलब क्या है कि शासन की जो परंपराएं भारत में विकसित हुई वह मौर्य काल की देन है।
आज जो हम शासन की परंपराएं देखते हैं वो ब्रिटिश काल की देन नहीं है, बल्कि वह मौर्य काल से मिलता है हमें। तो मौर्य काल में भी शासन की 7 परंपराएं थी, यहाँ भी शासन के 7 परंपराएं आज भी जो है वह हम देख रहे हैं। यानी कि ये जो है वह हमारे यहाँ कहाँ से आया, तो मौर्य समाज से आता है। गुप्त काल की जो है वह देखें तो आज जो है वह मंदिरों का जाल बिछा हुआ है, मंदिरों का जाल बिछा हुआ है। तो दिमाग में एक प्रश्न यह भी आ सकता है कि पहला मंदिर कब बना, तो पहला मंदिर गुप्त काल में बना। और गुप्त काल से जो मंदिर का निर्माण का दौर शुरू होता है वह जो है पोस्ट गुप्ता या जो है वह चोला के काल या विजयनगर के काल तक आते आते जो है वह मंदिरों का निर्माण भव्यता रूप प्रदान कर लिया, यानी भव्य रूप ले लिया। दक्षिण भारत में मंदिर फल फूल रहे थे, तो उत्तर भारत में जो है इस्लाम की संस्कृति प्रवेश कर रही थी सल्तनत काल के माध्यम से। और सल्तनत काल के माध्यम से जब इस्लाम की संस्कृति प्रवेश कर रही थी तो बहुत सारी जो है वह इमारतें हमें जो है वह मिलती हैं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को और ज़्यादा खूबसूरत करती हैं, जैसे कुतुब मीनार। इसी प्रकार जो है हम लोग यहाँ से प्रवेश कर जाते हैं मुगल के दौर में, और मुगल के दौर में जो है वह सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं वह भव्यता रूप लेने लगी। और आज भी जो है वह किस भारतीय को जो है वह ताजमहल पर गर्व नहीं होगा, किस भारतीय को लाल किला पर गर्व नहीं होगा। लाल किला जो है वह हमारे स्वाभिमान का प्रतीक जो है वह है, लाल किला हमारे जो है वह स्वतंत्रता का प्रतीक है। और वह लाल किला का निर्माण या जो है वह उसका निर्माण कब होता है, तो सब मुगल काल में होता है। मुगल काल के बाद जो है वह पोस्ट मुगल काल आते हैं। पोस्ट मुगल काल में भी हम जो है वह देखते हैं कि नृत्य संगीत का विकास हुआ। जो हमारे यहाँ आज जो है वह कथक नृत्य की बात करते हैं, कथक की परंपरा जो है वह भले पहले से चली आ रही थी, लेकिन कथक की परंपरा अपनी रवानगी पर आती है तो वह पोस्ट मुगल काल में आती है। और मोहम्मद शाह रंगीला नाम का शासक जो है वह हुआ करता था, जिसने कथक के विकास में अभूतपूर्व योगदान जो है वह दिया। इसका मतलब है कि कथक अपनी रवानगी पर आता है कब, तो पोस्ट मुगल काल में। पोस्ट मुगल काल में ही जो है वह हम जयपुर जाते हैं तो जयपुर के जंतर मंतर को देखते हैं, और वह पोस्ट मुगल काल की ही जो है वह विशेषता है। और जंतर मंतर का विकास केवल एक ही जगह जयपुर में नहीं, बल्कि भारत के 5 शहरों में किया गया था। और इसमें से एक जो है वह जंतर मंतर जो जयपुर का है उसके लिए खर्च जो है वह किया सवाई जयसिंह जो है वह द्वितीय ने। बाकी जो 4 जगह का जंतर मंतर बना, यानी दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा, इस 4 जगह का जो जंतर मंतर बना उसका जो है वह खर्च जो है मोहम्मद शाह रंगीला ने उठाया था। इसका मतलब जो है वह क्या है कि ये जो जंतर मंतर की परंपरा भी जब विकसित होती है वो पोस्ट मुगल में होती है। पोस्ट मुगल से ही जो है वह ऐसा नहीं है कि भारतीय संस्कृति के विकास का दौर खत्म हो गया, बल्कि भारतीय संस्कृति के विकास का दौर जो है वह आधुनिक काल में भी जारी रहा। यानी जब ब्रिटिश आए तो भारतीय संस्कृति में और विविधता आई। जो हम गॉथिक कल्चर देखते हैं, विक्टोरियन कल्चर जो है वह देखते हैं, चाहे छत्रपति शिवाजी जो है वह टर्मिनस की बात करें या जो है वह विक्टोरिया टर्मिनस की बात करें, ये सब जो है जो गॉथिक कला का जो विकास हुआ, या जो है वह हम अपने पार्लियामेंट की बात करें, या जो है वह हम अपने जो है वह राष्ट्रपति भवन की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की इमारत देखें, ये सब सारी इमारतें जो है वह हमारे विक्टोरियन आर्ट का प्रतीक हैं। और यह जो है विक्टोरियन आर्ट जो है वह आता है मॉडर्न में। तो क्या संस्कृति का विकास जो है वह यहीं पर रहा? तो नहीं, वास्तव में संस्कृति का विकास आज भी जारी है, और संस्कृति जो है वह आज भी विकास की प्रक्रिया में जुड़ रही है। और आज की संस्कृति हमारे यहाँ ग्लोबलाइज हो रही है। अब जो है वह देखिए, व्हाइट हाउस में दीपावली मनाए जा रहे हैं, और व्हाइट हाउस में दीपावली मनाए जा रहे हैं और हम क्रिसमस मना रहे हैं। हम क्रिसमस मना रहे हैं और व्हाइट हाउस में दीपावली मनाई जा रही है। तो इसका मतलब है हमारी संस्कृति जो है वो का आकार और जो है वह ब्लोजम हो रहा है, खुल रहा है और ज्यादा फैल रहा है। वास्तविकता है कि संस्कृति जो है एक अद्भुत चीज है, और संस्कृति की जो अद्भुत जो है वह के बारे में एक कथन भी जो है वह आता है कि अगर किसी समाज को अगर स्थायी तौर पर जो है वह गुलाम बनाना है तो उसकी संस्कृति बदल दो। किसी भी समाज को स्थायी तौर पर गुलाम बनाना है तो उसकी संस्कृति बदल दो। तो अगर स्थायी तौर पर गुलाम बनाना है तो उसकी संस्कृति बदल दो, तो यह भी हो सकता है कि दरअसल किसी भी समाज का विकास करना है तो उसकी संस्कृति की गौरव गाथा को जो है वह विकास कर दो। किसी जो है वह समाज का अगर विकास करना है तो उसकी संस्कृति की गौरव गाथा का जो है वो का वर्णन करो, उसकी गौरव गाथा को जो है वह भारत के युवाओं में, उसके गौरव गाथा को जो है वह भारत के बच्चों में, उसके गौरव गाथा को भारत के प्रौढ़ों में, सब में जो है वह भर दो। और अगर जो है संस्कृति की गौरव गाथा जो है वह विकसित हो जाएगी तो निश्चित तौर पर हमारा समाज जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा जो है वह विकसित हो जाएगा। निश्चित तौर पर हमारा समाज
अधिक से अधिक विकसित जो है वह होगा। और यही दरअसल हमारा अबाउट इंडिया चैनल का वास्तव में उद्देश्य है। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तव में उद्देश्य जो है वह यही है। तो अबाउट इंडिया चैनल के उद्देश्य को जो है वह मैंने बताया है। इसके बाद मैं अलग अलग जो है वह सीरीज के रूप में अलग अलग वीडियो जो है वह बनाने का प्रयास करूंगा। धर्म की सीरीज अलग चलेगी, स्थापत्य की सीरीज अलग चलेगी, मंदिर स्थापत्य एक अलग सीरीज चलेगी। क्यों? क्योंकि वह एक अद्भुत जो है वह चीज़ है। इसके अलावा जो है वह हम भारत के पर्व त्योहारों की सीरीज चलाएंगे, भारत के परंपराओं जीवन मूल्यों की सीरीज चलाएंगे, और इस प्रकार से भारत के संस्कृति और विरासतों के बारे में जो है वह हम लोग गूढ़ गूढ़ बातों को उसको तर्क पर, विज्ञान के धरातल पर जो है वह कसने का प्रयास करेंगे और इस जानकारी को आपके सामने जो है पेश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप जो है का प्यार जो है, भरपूर प्यार जो है वह हम लोगों को प्राप्त होगा। इसी आशा के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।